नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं स्वर्ण गौरव पूर्वांचल करियर क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पीईटी की ये जो निःशुल्क बैच आप लोगों के लिए चलाई गई है, ये पूर्णतः निःशुल्क है, जानते ही हैं आप लोग। और प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हम लोग आप लोगों को आपकी सफलता के रास्ते पर ले चल रहे हैं, ताकि आप आसानी से सफल हो सकें। लेकिन जब तक आप लोग खुद अपने से परिश्रम नहीं करेंगे, तब तक ये जो हमारा कार्य है ये अधूरा माना जाएगा। इसलिए हमारा परिश्रम तो है ही आपके साथ, हमारा साथ तो आपके साथ है ही, आपको भी हमारे साथ उसी सक्रियता से जुड़ना पड़ेगा। तो आइए दोस्त, शुरू किया जाए क्लास को। हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके और आप किसी भी क्लास से वंचित ना रह जाए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू किया जाए। आज के क्लास में क्या क्या टॉपिक से प्रश्न हैं वो आप जानते ही हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इकोनॉमी। मैंने बताया है कि बायोलॉजी जब भी मैं लेके आऊंगा, बायोलॉजी के सबसे ज्यादा प्रश्न होंगे और उन प्रश्नों के माध्यम से आपको मैं पूरी बायोलॉजी कवर करा दूंगा। अभी तो फिजिक्स और केमिस्ट्री और साथ में इकोनॉमी कवर की जा रही है। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है दोस्त, किसी विद्युत परिपथ में, यानी कि आपका ये फिजिक्स से शुरू हो रहा है, तो फिजिक्स से शुरू हो रहा है तो फिजिक्स से ही क्लास की जाए। चलिए शुरू करते हैं। आप तब तक अपना ये हल कीजिए और बताइए हमें कि इसका कौन सा आंसर सही होगा। ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए। एक मिनट, चलिए। जी, हम फ्री हो गए। अब आप बताइए, आप अपना बताइए कि पहला प्रश्न आपके सामने है, किसी परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा के समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? जो कोई विद्युत परिपथ है, कोई रास्ता है विद्युत का, यानी कि एक वायर है, एक मान लेते हैं ये वायर है, इस वायर में धारा प्रवाहित हो रही है। क्या प्रवाहित हो रही? खतरा यानी कि धारा प्रवाहित हो रही है। ये जो ऊष्मा है, ये किसके समानुपाती होती है? किसके समानुपाती होती है भाई? तो ये जो ऊष्मा होती है ना दोस्त, ये धारा प्रति वर्ग के समानुपाती होती है। क्या होती है? वर्ग के समानुपाती होती है, धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, बस इतना जानिए कि किसी विद्युत परिपथ में जो उत्पन्न ऊष्मा होती है वो धारा के वर्ग के समानुपाती होती है, धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। बस इतना जानिएगा कि ऊष्मा, ये गलत हो जाएगा, ऊष्मा इज इक्वल टू धारा स्क्वायर। तो यही कहते हैं इसको कि ऊष्मा जो होगी विद्युत परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। ठीक है, ये हो गया। तो ये रहा आपका पहला प्रश्न और पहले प्रश्न का उत्तर हो गया धारा वर्ग। ठीक है, चलिए अब दूसरे प्रश्न का उत्तर कीजिएगा जल्दी से। घरेलू उद्देश्य हेतु प्रयुक्त फ्यूजों की रेटिंग की सीमा में होती है। की सीमा में होती है मतलब ये पूछ रहा है कि कितने से कितने के बीच में होती है। इसका रेशियो क्या होता है? इसका रेशियो जो होगा वो क्या होता है? इसका रेशियो नहीं, औसत क्या होता है? इसका औसत क्या होता है भाई? रेशियो नहीं निकालेंगे आप, तो औसत क्या होता है? घरेलू, अरे आप जानते हैं, तो आपके यहाँ विद्युत प्रवाहित होती है, विद्युत प्रवाहित होती है, तो जरा आप बताइएगा कि आपका जो मीटर है वो कितनी रीडिंग देता है एक दिन में, या फिर आपका एक महीने में कितनी, एक दिन में पूछ रहा है प्रयुक्त, हाँ कितनी रेटिंग देता रेटिंग देता है भाई, कितनी रीडिंग देता है एक दिन में? एक दिन की बात पूछ रहा है, कितनी देता है जरा बताइएगा। तो ज्यादा से ज्यादा मुझे लग रहा है कि आपका
यूनिट जो बनाएगा वो 1 से 10 के बीच में ही बनाएगा, हमेशा 1 से 10 के बीच में। घरेलू उद्देश्य से पूछ रहा है, ना कि आपका कमर्शियल पूछ रहा है। कमर्शियल हो जाता तो वो ज्यादा हो जाता है, क्योंकि बहुत ज्यादा बिल आने लगती है, बहुत ज्यादा लोड पड़ता है तो बिल ज्यादा आने लगती है। लेकिन आपके घर की बात कर रहा है तो घरेलू जो उद्देश्य होता है उसमें बहुत ज्यादा लोड होता नहीं, जितना लोड होगा वो कितना भी होगा आपका तो 1 to 10, 1 से 10 तक के बीच होगा, वो भी एम्पियर में। किसमें होगा? एम्पियर में होगा। एम्पियर लगा रखा है सब में, तो एम्पियर भी लगा दीजिए। तो कहाँ है? ऑप्शन में कहीं है? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देख लीजिए 1 से 10 तक, 1 से 10 तक लेकर नंबर 1 है 2। तो ये देखिए, ये घरेलू उद्देश्य के लिए पूछ रहा है, तो घरेलू उद्देश्य के लिए होता है कितना? 1 एम्पियर से 10 एम्पियर तक। ठीक है, इतनी यूनिट आपके आनी चाहिए। बाकी इससे ज्यादा आ रही है तो समझिए कि या तो आपके मीटर फॉल्ट है, या तो फिर कोई और फॉल्ट है, या फिर आप कमर्शियल कोई यूज कर रहे हैं, कमर्शियल चीज कोई यूज कर रहे हैं। साइन आई और साइन आर का अनुपात क्या कहलाता है? अरे भाई ये तो सीधा सीधा आंसर है, साइन आई बटे साइन आर। ये किसका सूत्र है? ये किसका सूत्र है भाई? साइन आई बटे साइन आर। ये है अपवर्तनांक का। किसका है? अपवर्तनांक का है मेरे दोस्त, ये अपवर्तनांक का सूत्र है, साइन आई बटे साइन आर, साइन आई बटे साइन आर। ये अब क्या है? अपवर्तनांक है। अपवर्तनांक का सूत्र, अपवर्तनांक जैसे जानते हैं, ये माध्यम है आपकी, ये जल है और ये है जल के ऊपर का माध्यम, यानी कि हवा। मान लीजिए ये हवा, अब यहां से प्रकाश डाला जाए तो ये अपने पथ से थोड़ा सीधा डाला जाए तो ये अपने पथ से थोड़ा सा क्या होता है? अविलंब से थोड़ा सा दूर हट जाती है। अब जितने तिरछा करेंगे उतने ये दूर हटती जाएगी, उतने क्या होगा? आगे पीछे होता जाएगा। तो यही इसका माध्यम होता है भाई, यही इसका रूल होता है कि साइन आई बटा साइन आर, साइन आई बटा साइन आर, ये अपवर्तनांक का क्या होता है? सूत्र होता है, अपवर्तनांक का सूत्र होता है ये। ठीक है, चलिए, जब भी आप निकालेंगे इसे, जब पानी में आप किताब में देखेंगे, पानी में फिगर किताब में देखेंगे फिगर बनाया होता है, पानी का माध्यम और ऊपर हवा का माध्यम। ऊपर से प्रकाश डाला जाता है या फिर कोई भी चीज डाली जाती है तो वो अपने अविलंब से क्या होती है? या तो दूर हट जाएगी या तो उसके करीब खिसक के चली जाएगी। तो यही होता है, जो उसमें टेढ़ापन होता है वही कोण बनाता है, जो कोण बनाता है वही कोण होता है साइन आई बटा साइन आर का। ठीक है, वही होता है साइन आई बटे साइन आर का। ठीक है, तो इसमें कहाँ है अपवर्तनांक? ये लीजिए आपका पहले ऑप्शन में ही ये बना हुआ है। वर्ण विक्षेपण क्या होता है ये आप जानते हैं। वर्ण विक्षेपण क्या होता है भाई? वर्ण विक्षेपण का मतलब होता है कि प्रिज्म पर जो प्रकाश, श्वेत प्रकाश जब पड़ता है, ये अपने 7 रंगों में विभाजित हो जाता है। 7 रंगों में क्या होता है? विभाजित हो जाता है। इसी को वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जैसे कि आप इंद्रधनुष में देखे होंगे, रेनबो जिसे कहते हैं आप लोग, रेनबो में देखे होंगे। प्रिज्म पर जब प्रकाश पड़ता है उसके बाद देखे होंगे। या फिर ओस की बूंद पर अगर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, ओस की बूंद पर अगर सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है, उसके पीछे आप देखेंगे तो उसमें लाइट चमकती है। अरे हीरा कैसे चमकता है यार? हीरे में जब लाइट चमकती कहते हैं रंग बिरंगा है। क्यों होता है? वर्ण विक्षेपण के कारण। ठीक है, और क्या है? आवर्धन। आवर्धन ये तो भाई आपके लेंस में होता है ना, लेंस में आवर्धन क्षमता देखी जाती है। और अपवर्तन, अपवर्तन भाई यही जो होता है ना, अभी बताया मैंने कि ऊपर से प्रकाश डालिए, नीचे जल माध्यम, दूसरा माध्यम है कोई, इस माध्यम में ले जाएंगे प्रकाश को तो वो अपने अविलंब से या तो दूर हट जाएगा या तो अपने अविलंब की ओर खिंच जाएगा। तो जैसे आप प्रकाश डालेंगे उसी माध्यम से वो बनेगा, उसमें आप माध्यम के हिसाब से देखेंगे तब समझ में आएगा, माध्यम के हिसाब से देखेंगे तब समझ में आएगा। तो यही जो झुकाव है इसका, यही अपने पथ से भटक जाना, प्रकाश का अपने पथ से भटक जाना ही अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का अपने पथ से भटकना ही क्या कहलाता है? अपने पथ से हट जाना या तिरछा हो जाना ही अपवर्तन कहलाता है। तो इसमें से सभी ऑप्शन को मैंने बता दिया आपको, और इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? अपवर्तनांक। ठीक है, साइन आई बटे साइन आर। अनुपात पूछ रहा है ना, तो अनुपात वही हो जाएगा। चलिए आगे, गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर की उपस्थिति का संसूचन करता है। किसका संसूचन करता है भाई? किसका संसूचन करता है जरा बताइएगा। तो इसमें आपको दिख रहा है
धारा का करता है यार, और किसका करेगा? धारा का। परिपथ है, परिपथ में कौन प्रवाहित होती है? परिपथ में धारा ही तो प्रवाहित होती है। कोई परिपथ है उसमें कौन क्या क्या प्रवाहित होता है? धारा ही तो प्रवाहित होती है। सीधी सीधी बात है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? धारा हो जाएगी। विभवांतर आप जानते हैं, वोल्टेज जानते हैं ना आप, वोल्टेज से संबंधित है। आवृत्ति आप जानते हैं, ये ध्वनि से संबंधित है। किससे संबंधित है? इसका संबंध ध्वनि से है। प्रतिरोध आप जानते ही हैं, इसका भी संबंध धारा से है। और इन दोनों का अगर धारा और प्रतिरोध का संबंध दिखाना पड़े तो I बराबर V/R, ये फार्मूला अगर आप देख ले रहे हैं, ये फार्मूला आप जानते होंगे, तो आपको आसानी से ये चीजें, अगर आपको प्रतिरोध निकालना हुआ या वोल्टेज निकालना हुआ या फिर आपको धारा निकालनी हुई, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं इसी सूत्र से। आप प्रतिरोध निकालना चाहेंगे तो प्रतिरोध को आप यहाँ रहने दीजिए, इसको यहाँ से यहाँ कर दीजिए, दोनों इधर उधर होते जाएंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते रहिए, आपका सूत्र बनता चला जाएगा। जिसको भी निकालना हो इसी सूत्र से आप निकाल सकते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या बन गया? धारा बन गई। चलिए, लेंस की क्षमता का SI मात्रक है, अभी बता के आ रहा हूँ। उसमें ऊपर आवर्धन लिखा हुआ था, एक क्या लिखा हुआ था? आवर्धन लिखा हुआ था, लेकिन इसमें बताना आपको SI मात्रक है। इसमें क्या बताना है आपको? SI मात्रक है। तो लेंस का SI मात्रक अभी कल के भी प्रश्न में था क्या? जब बार बार प्रश्न आता है तो बार बार प्रैक्टिस सेटों में भी मिलेगा। बार बार प्रश्न आते हैं तो बार बार प्रैक्टिस सेटों में मिलेंगे। आप ये ना कहिएगा कि ये प्रश्न रिपीट हो रहा है। रिपीट नहीं होता है, किसी और प्रश्न किसी और प्रैक्टिस सेट से लिया गया है, लेकिन वहां पे भी प्रश्न आया हुआ है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे भी रिपीट करना है। ठीक है, रिपीट करते रहिए और जितनी बार आप रिपीट करेंगे उतने ज्यादा कंठस्थ होता जाएगा ये आपके माइंड में। चलिए आगे चले। तो इसमें बताते हैं क्या था? डायोप्टर था। डायोप्टर ही इसका क्या है? SI मात्रक है। मीटर किसका SI मात्रक होता है? तो ये दूरी का मात्रक होता है। ठीक है, किसका मात्रक होता है? दूरी का। जूल, जूल जानते हैं आप, कार्य व ऊर्जा, कार्य व ऊर्जा दोनों का SI मात्रक है। कार्य व ऊर्जा दोनों का SI मात्रक है। और अगर मैं कहूं तो ये हो जाएगा आपका जूल। जूल जो होता है ये क्या होता है भाई? न्यूटन के साथ मीटर लगा दीजिए, न्यूटन के साथ आप क्या करेंगे? मीटर लगा दीजिए, तो ये दूसरे भी रूप में आपको मिल जाएगा इसका SI मात्रक। कार्य व ऊर्जा का क्या है? SI मात्रक है। तो इसका जो SI मात्रक है वो दूसरे रूप में आप परिवर्तित करना चाहें तो परिवर्तित हो गया। देखिए न्यूटन, न्यूटन क्या होता है ये भी आप जानते हैं। न्यूटन ये जो होता है ना, ये बल का SI मात्रक है, बल का SI मात्रक है न्यूटन। ठीक है, और न्यूटन बराबर होता क्या है? तो न्यूटन बराबर अगर मैं बताऊं तो ये आपका होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। न्यूटन बराबर क्या होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये तो न्यूटन बराबर हो गया। एक न्यूटन कितने के बराबर होता है? एक न्यूटन कितने के बराबर होता है? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। लेकिन अगर इसी जूल को मैं इसमें बदलना चाहूं तो कैसे बदल सकता हूं? तो जूल को जब इस तरह से बदलना है तो ये बताइए, ये सारी चीजें एक साथ है। न्यूटन को तो इतना मान रहे हैं, तो ये मीटर का गुणा हो रहा है, एक मीटर और जुड़ जाएगा। अब जूल को हम बदलना चाहें, जूल को हम किलोग्राम मीटर में बदलना चाहें तो ये हम बदल सकते हैं किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर। मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर, इस तरह से हम इसको बदल सकते हैं। और इसका रूप बदलकर अगर लिखना चाहें तो देखिए यार कितने रूपों में आप इसे बदल सकते हैं। तो इनवर्स, वर्ग इनवर्स हो जाएगा। वर्ग क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। तो इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं अगर आप बटे में नहीं लिखना चाह रहे हैं तो। और किताबों में आपको, पेपर में तो इसी तरह से मिलता है। पेपर में कैसा मिलता है? पेपर में आपको इसी तरह से ज्यादातर मिलता है। ठीक, तो आप चाहे न्यूटन के रूप में देख लीजिए, चाहे जूल के रूप में देख लीजिए, चाहे फिर न्यूटन को बदल दीजिए आप किसमें? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में। चाहे अब ये किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी कि बल का ही SI मात्रक है, जानते ही हैं। तो आप इस तरह से इसको परिवर्तित कर सकते हैं, चाहे जिस रूप में परिवर्तित करना चाहें कर सकते हैं। अच्छा, अगर यहाँ देखना चाहें, ये जो कार्य है, कार्य बराबर क्या होता है? तो कार्य बराबर होता है F इंटू एस, F इंटू एस होता है। और ऊर्जा बराबर कहेंगे तो क्या हो जाएगा? ऊर्जा बराबर अगर हम कहेंगे तो क्या हो जाएगा? तो एनर्जी, इसका क्या होता है? एनर्जी होता है ना, एनर्जी यानी कि E बराबर हाफ mv स्क्वायर, mv स्क्वायर, ये हो जाता है इसका फॉर्मूला। फॉर्मूले भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। बल बराबर क्या होता है? बल बराबर होता है दूरी गुणे विस्थापन। क्या होता है? दूरी बटे समय। सीधे सीधे इस तरह से निकाल लीजिए, दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय हो गया। ठीक,
दूरी बटे समय। किसी का भी सूत्र निकालना हो, किसी की भी इकाई निकालनी हो, अगर सूत्र याद है तो इकाई निकाल सकते हैं, इकाई याद है तो सूत्र निकाल सकते हैं। बस आपको स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा थोड़ा सा। एक प्रश्न पे चाहिए तो मैं आपका 1 घंटा निकाल दूं, लेकिन 1 घंटा निकालने से कोई मतलब होगा नहीं। जितना आपको जरूरत है उतनी आपको मिलनी चाहिए, बस जरूरत के हिसाब से मिलनी चाहिए, नहीं तो हो जाएगा आपको अपच। अपच होने से जानते हैं बहुत बुरा हाल होता है, कच्ची डकारें आने लगती है, पूरा शरीर अस्वस्थ हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको नहीं होनी चाहिए, अनकंफर्टेबल फील नहीं होना चाहिए। जितनी जरूरत है उतनी ले लीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए। तो ये देखिए, एफ इंटू एस का क्या मतलब है भाई, एफ मतलब फोर्स होता है और ये एस मतलब विस्थापन होता है, यानी बल गुणे विस्थापन। हिंदी में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बल गुणे विस्थापन, इसका सूत्र हो जाएगा। तो आप जैसा चाहिए वैसा आपको मिलेगा, बस आप कमेंट कीजिए ना। कमेंट के लिए तो सारी चीजें हैं ही मेरे पास, मैं आपका कमेंट देख सकता हूँ आसानी से। तो आप कमेंट करेंगे तब, बिना कमेंट के थोड़ी दिखेगा। जब आप कमेंट ही नहीं करेंगे तो कैसे दिखेगा बताइए। ठीक हो गया, तो चले आगे। हाँ, इस प्रश्न का राइट आंसर क्या बना फिर, इस प्रश्न का जो राइट आंसर बना है वो है डायोप्टर। क्या है, डायोप्टर। डायोप्टर में क्या किया जाता है, लेंस की क्षमता को मापा जाता है। चलिए आगे चलें। निम्नलिखित की सही जोड़ियां बनाइए। निम्नलिखित की सही जो, अच्छा ऊपर ये लिखे गए हैं यौगिक और नीचे जो है वो क्या है, तो नीचे उसके उपयोग हैं, किसका उपयोग किसमें किया गया है ये बताना है। थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं, लीजिए आपका मिल गया, सारी चीजें मिल गई हैं। निम्नलिखित को सही तरीके से जोड़ना है। जियोलाइट का प्रयोग किसमें किया जाता है, तो मैं आपको बताऊं, आप मिलाते जाइएगा। जियोलाइट जो होता है पानी के मृदुलीकरण के लिए, मृदुकरण के लिए, यानी कि ए वाले में तीसरा है, यानी कि 2 ऑप्शन आपके कट गए, देखिए 2 ऑप्शन कट गए, बचा 2 ऑप्शन, 2 में है। अब उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का मतलब आप जानते हैं कि चाहे प्लास्टर लगाने में, चाहे वो खिलौने बनाने में, चाहे फिर इसको ढलाई करने में, इन सारी चीजों में प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग इन सभी जगहों पर किया जाता है। तो अब समझ सकते हैं, ढलाई करना है ना, ढलाई का कार्य, कलर चेंज कर देता हूँ, ढलाई का कार्य, इस पर चले आइए, ये हो गया ढलाई का कार्य। मतलब कि बी वाले में ऑप्शन होना चाहिए कौन सा, 4, बी वाले में ऑप्शन 4, ये देखिए 2 ही मिला लिया हमने, आंसर मिल गया हमको। ये इसमें देखिए, इसमें नहीं है, ये गलत हो गया, यानी कि आपका राइट कौन हो जाएगा, तो राइट हो जाएगा आपका विकल्प ये बी वाला इसमें सही हो जाएगा आपका। बी वाला सही हो जाएगा, क्यों, क्योंकि आप देख रहे हैं यही वाला मैच कर रहा है। 2 अभी मिलाया भी नहीं मैंने, अब मिला दूं मैं तो 2 और मिला दे रहा हूं, उसको भी देख लीजिए। 2 ही मिलाया, आंसर मिल गया। प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। अल्ट्रामरीन्स जो होता है ये किस काम में आता है भाई, अल्ट्रामरीन्स किस काम में आता है, तो अल्ट्रामरीन्स जो होता है ये धुलाई के काम में आता है। ये किस काम में आता है, धुलाई के काम में आता है। और एक अगर बचा है तो इसको भी आप लगा सकते हैं, इसको आप आसानी से लगा सकते हैं। किस पे लगा सकते हैं कि ये जो कार्बोरंडम का है, इसका उपयोग, कार्बोरंडम का उपयोग किसमें किया जाता है, तो ये आपका कांच को काटने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आप अगर विकल्प जानते हैं और उसका उपयोग जानते हैं, सारी चीजें आप आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग भी बता दिया, बाकी सारी चीजों का भी उपयोग बता दिया, किसमें होता है, सारी चीजें मिला दिया है। और ऑप्शन भी देख आप मैच कराइए तो मिल गए हैं। देखिए ए में तीसरा होना चाहिए, बी में चौथा होना चाहिए, सी में 2 होना चाहिए और डी में 1 होना चाहिए। मैंने मिला दिया है एरो के माध्यम से, उससे भी मिला लीजिए आप, ठीक है। थोड़ा रंग बिरंगा मिला दिया है, आप मिला सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द बेस्ट आंसर, ठीक है। चलें आगे चलें। मजा आया कि नहीं, इसमें जो कूट वाला होता है ये बहुत आसान होता है यार। 4 होते हैं, 4 में से 2-3 तो आपको आ ही जाएंगे। अगर 2 आ गए ना तो आप आसानी से मिला सकते हैं, आप ढूंढ सकते हैं फिर, तब तो 50-50% हो गया। 50 क्या 75 और 25 हो गया। 75 मिला लिए तो आपका आंसर वैसे सही हो जाएगा यार। ये तो मेरे लिए आसान लगता है, बहुत आसान लगता है। बस आपको थोड़ा सा नॉलेज होना चाहिए, स्मार्ट स्टडी आपको करना पड़ेगा। चलिए, तो स्मार्ट स्टडी हमेशा रखनी चाहिए अपनी। आप मेरे साथ रहेंगे तो मैं ज्यादातर उसी पर फोकस करता हूं कि आप स्मार्ट स्टडी ही करिए। माचिस उपयोग में प्रयोग किए जाने वाला रसायन है, माचिस के उपयोग में प्रयोग किए जाने वाला रसायन है। तो इसमें से कौन है भाई, कौन है इसमें से, जरा बताइएगा।
एक लिखा है पोटेशियम क्लोरेट, एक लिखा है पोटेशियम हाइपोक्लोरेट, एक लिखा है पोटेशियम सल्फेट और एक लिखा है पोटेशियम सल्फाइड। तो मैं सबका लिख दूं क्या? सबका सूत्र मैं लिख दे रहा हूं। तो पोटेशियम क्लोरेट का क्या, एक मिनट, ये तो उल्टा हो गया, ब्रश ले लिया मैंने, हाँ लीजिए लिख दूं। तो ये हो जाएगा पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट का मतलब हो जाएगा कि ClO3, ये क्लोरेट हो गया पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम हाइपोक्लोरेट, पोटेशियम हाइपोक्लोरेट की बात करें अगर, तो ये हो जाएगा आपका KClO, हाँ सही है, पोटेशियम हाइपोक्लोरेट हो गया। और पोटेशियम सल्फेट की बात करें तो K2SO4, पोटेशियम सल्फेट हो गया। पोटेशियम सल्फाइड की बात करें तो ये हो जाएगा KSO4 होला थ्राइस, ये हो जाएगा पोटेशियम सल्फाइड। पोटेशियम सल्फाइड नहीं, एक मिनट माफ कीजिएगा, ये हो जाएगा K2SO2, K2SO2, क्योंकि सल्फर एक ही मात्रा में रहेगा। तो ये हो गया इसका, ठीक है। तो इस तरह से आपको सारे के सारे सूत्र मैंने लिख दिया। लेकिन आपको चाहिए क्या, इसमें आपको चाहिए कि माचिस के उपयोग में, माचिस के उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है पोटेशियम क्लोरेट का। किसका प्रयोग किया जाता है भाई? तो पोटेशियम क्लोरेट का प्रयोग किया जाता है। बाकी सबके सूत्र मैंने लिख दिए हैं, रासायनिक सूत्र, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलें, आगे चलते हैं। तो ये मिला आपको प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 में क्या ऐसा है जो आपको उलझा सकता है? सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? गैस कौन सी निकलती है? आप लोग धड़ाक से जाएंगे, देख लीजिए। सोडियम, सोडियम का उपयोग मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया था कि सोडियम प्लस आयन में हमेशा होता है। जब इसको हम जल में मिलाते हैं H2O में मिलाते हैं तो सोडियम एक अतिक्रियाशील पदार्थ है, अतिक्रियाशील धातु, एक प्रकार का धातु है जिसे चाकू से काटा जा सकता है, जिसे चाकू के माध्यम से, चाकू से काटा जा सकता है, काटा जा सकता है, यही है ना, काटा जा सकता है, ठीक। और इसे रखने के लिए हम स्वतंत्र रूप में नहीं रख सकते हैं। इसे रखने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? तो सोडियम को मिट्टी के तेल या घासलेट में रखा जाता है। मिट्टी के तेल या घासलेट में रखा जाता है, क्योंकि यह अगर ऑक्सीजन से भी क्रिया कर लिया ना तो विस्फोटक हो जाता है, पानी से भी क्रिया करेगा तो विस्फोटक हो जाएगा। मतलब ये दूसरे तत्वों या गैसों से बहुत तेजी से क्रिया करता है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है ताकि यह किसी से क्रिया ना कर पाए। तो अब इसमें पूछ क्या रहा है कि सोडियम को अगर सोडियम को जल में डाला जाए, सोडियम को जल में डाला जाए तो ये तो पहली बात विस्फोट होने लगेगा, गर्म हो जाएगा, सीधी बात है, गर्म हो जाएगा। अब गर्म हो जाएगा तो जरा ये बताओ कि जब ये गर्म हो जाएगा तो गर्म होने पर कौन सी गैस निकलेगी इसमें से? ऑक्सीजन गैस पता ही नहीं चलती है किसी को, तो इसमें से कौन सी गैस पता चलेगी? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस निकलेगी मेरे भाई? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन ही तो विस्थापित होता है, वियोजित होता है, हाइड्रोजन ही इसमें से वियोजित होता है। जल में से कौन वियोजित होता है? हाइड्रोजन प्लस आयन, हाइड्रोजन गैस वियोजित होती है, ठीक है। चल आगे बढ़े, लीजिए वित्तीय साक्षरता, इकोनॉमी के प्रश्न आ गए। इकोनॉमी के प्रश्न है, 3-4 प्रश्न होंगे, इनको भी हल कर लिया जाए। वित्तीय साक्षरता सप्ताह इनमें से किसके द्वारा संचालित पहल है? किसके द्वारा संचालित पहल है भाई, ये बताना है। तो जरा बताइएगा किसके द्वारा संचालित है? तो यह संचालित है आपका RBI के द्वारा। किसके द्वारा? RBI के द्वारा। और RBI के माध्यम से मैंने कल आपको प्रश्न छोड़ा था कि इसके गवर्नर वर्तमान में कौन है, वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है, तो मैंने आपसे ये पूछ रखा था। तो वर्तमान में कौन है भाई? तो वर्तमान में संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। मैंने आधा से ज्यादा तो इसमें वो दे दिया था, क्लू दे दिया था आप लोगों को, मल्होत्रा भी दे दिया था, जय भी दे दिया था, संजय सन आपको आगे लगाना था बस। तो RBI इसमें राइट आंसर बन रहा है। जरा बताइए पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी या इसके अध्यक्ष कौन है? पंजाब नेशनल बैंक के अध्यक्ष कौन है?
अध्यक्ष छोड़िए, आप इतना बताइए कि इसकी स्थापना कब हुई थी पंजाब नेशनल बैंक की। तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना अगर आप देखेंगे तो 19 मई दिखेगी, और साथ में आपको 1894 19 मई 1894 में इसका इस्टेब्लिश किया गया था, इसको किसको, पंजाब नेशनल बैंक को, ठीक है, पीएनबी को। इसे आप पीएनबी शॉर्ट फॉर्म में देखते हैं, पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। उसके बाद भारतीय स्टेट बैंक, ये मैंने, हाँ ये भी कल मैंने छोड़ा था आपको, ये दो चीजें मैंने छोड़ा था इकोनॉमी में कि आप इसका आंसर कीजिएगा। तो इसका आंसर आज आप देख लीजिए कि भारतीय स्टेट बैंक यानी कि एसबीआई की स्थापना कब हुई थी, ये मैंने पूछा था आपसे। तो ये आपका 2 जून 1806 ईस्वी, 2 जून 1806 ईस्वी में। और उस विकल्प में जाएंगे जिसमें ये प्रश्न था, वो आपका डी आंसर बनाता था, शायद डी विकल्प बनाता था, उसमें डी विकल्प बनाता था, ये मुझे याद है, जहां तक मुझे याद है कि डी विकल्प बना रहा था, और ये आपका राइट आंसर बना, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा, उसका आंसर देने के लिए मैं हमेशा तत्पर हूं। और अब पूरी तरह से हम लोग फ्री हो चुके हैं, और आप लोग भी फ्री हो चुके हैं। शादी में बहुत ज्यादा भोजन वोजन करके आपका पेट वट खराब हुआ तो 1-2 दिन के लिए छुट्टी दे दिए थे आप लोगों को, लेकिन अब आप लोग नियमित रूप से कंटिन्यूटी के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ जुड़ जाइए साथ में, और आपका पीईटी निकलवाने की जिम्मेदारी हम लोगों की हो जाएगी। आज आपको आदरणीय रवि सर मैथ में ग्राफ व तालिका से संबंधित प्रश्न कराएंगे, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो जुड़ जाइएगा उनके भी साथ, बढ़िया प्रश्न है, और बहुत आराम से एकदम शालीनता से पढ़ाते हैं, कोई जल्दीबाजी नहीं होती उनको। कुछ भी आप कहिए, आप कुछ भी कहिए, वो एकदम आराम से अपने तरीके से पढ़ाते हैं, एकदम मस्त तरीके से। बाकी हम लोग तो जल्दीबाजी में भी निकल जाते हैं, या फिर ऐसे, हाँ जितनी भी जानकारियां हैं वो आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी। अच्छा, केंद्र सरकार दिया है इसमें, केंद्र सरकार से इसमें कोई मतलब ही नहीं है यार, केंद्र सरकार से इसमें कोई मतलब ही नहीं है, ये बैंक थोड़ी है, हटाओ। बैंकों के बारे में जितनी जानकारियां थी वो नोट कर लीजिएगा। आते हैं ऐसे प्रश्न, चलिए। तो प्रश्न नंबर 10, पेमेंट बैंकों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। पेमेंट बैंक का मतलब वो बैंक जो आपको पैसे यानी कि मुद्राएं देती हैं आपको। तो क्या क्या है देखिए, वे डेबिट कार्ड जारी कर सकते हैं, सही बात है। डेबिट कार्ड आप ले लीजिए और उससे अपना खर्च कीजिए, फिर उसमें आप पैसे डाल दीजिए, ठीक है। तो पहला वाला तो सही निकल गया। वे क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं, नहीं भाई, वो क्रेडिट कार्ड जारी नहीं कर सकते, इनका अधिकार नहीं है, पेमेंट बैंकों का अधिकार नहीं है कि वो क्रेडिट कार्ड जारी कर सकते हैं, ठीक है, वो क्रेडिट कार्ड जारी कर सके, ये इनका अधिकार नहीं है। बाकी तो अब आप जान ही गए, गलत पूछ रहा था, गलत मिल गया। वे ऋण प्रदान नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये भी सही बात है, ऋण नहीं प्रदान कर सकते। वे मांग आधारित जमा स्वीकार कर सकते हैं, सही बात है, वे मांग आधारित जमा स्वीकार कर सकते हैं, ठीक है, जितनी आपकी मांग हो जमा स्वीकार कर सकते हैं। चलिए, तो आपका इसमें जो राइट आंसर हो गया, अब देखिए 3 सही है और उसने पूछा गलत है, अब गलत वाले को ही सही करना पड़ेगा हमें। सोचिए, गलत होते हुए भी ये सही हो गया। यहाँ पर प्रश्न की जो मांग है, आयोग की जो मांग होती है, उसे हमें पूरा करना पड़ता है, आयोग की मांग को पूरा करना पड़ता है। गलत होते हुए भी ये प्रश्न का विकल्प सही है, तो यही आपका राइट आंसर है। सोच लीजिए, मतलब क्या क्या करवा देते हैं यार हम लोगों से, गलत को सही करवा रहे हैं, सही को गलत करवा रहे हैं, क्या करवाना चाह रहे हैं बताइए। अरे ऐसे विकल्प बनाइए जो सही रहे, ये भी सही है। अरे आपको छांटना यार, इतना कंपटीशन आ चुका है ना इस समय, इतना कंपटीशन आ चुका है कि ऐसे नहीं उलझाएंगे तो बच्चे कटेंगे कैसे, सही और गलत की पहचान कैसे होगी, जरा बताइए। सही और गलत की पहचान करने के लिए ऐसे प्रश्न रखना भी जरूरी है, ठीक है। चलिए, बैंकिंग के क्षेत्र में SLR का पूर्ण रूप क्या है, SLR का पूर्ण रूप क्या है। तो भाई बैंकिंग क्षेत्र में जब आप इसे देखेंगे तो ये क्या हो जाता है, तो ये हो जाता है स्टैट्यूटरी क्या है, लिक्विडिटी
लिक्विडिटी रेशियो, यही इसका फुल फॉर्म, यही इसका पूर्ण रूप है, यही इसका फुल फॉर्म है। हाँ, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, सही है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका क्या है, स्टेट, अच्छा ये स्टेट गलत है, स्टैट्यूटरी लेंडिंग ये भी गलत है, सिंपल ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए जब सही हो गया तो बाकी सबको तो गलत होना ही था, बाकी सबको तो गलत होना ही था जब ऑप्शन नंबर ए सही है। तो जान लीजिए SLR बैंकिंग सिस्टम में उसको कहा जाता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। अंतरराष्ट्रीय पुनः निर्माण एवं विकास बैंक को सामान्यतः इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? अब अंतरराष्ट्रीय की बात कर रहा है तो इसमें ऑप्शन क्या क्या है पहले देख लीजिए। भारतीय रिजर्व बैंक, विश्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष। मैं बता दूं आपको, अंतरराष्ट्रीय की बात कर रहा है तो उसमें RBI शामिल नहीं होगा, RBI शामिल नहीं होगा। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI भी शामिल नहीं होगा, ये भी कट गया। जब ये दो कट गए बचे दो। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जो है, यहाँ बैंकिंग की बात की जा रही है तो मुद्रा कोष भी कट गया, बचा क्या, वर्ल्ड बैंक। कौन बचा भाई, वर्ल्ड बैंक बचा है। वर्ल्ड बैंक ही अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण विकास बैंक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो वर्ल्ड बैंक को जाना जाता है यानी कि विश्व बैंक को जाना जाता है। तो कैसी लगी क्लास जरा बताइएगा यार, अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सक्रियता आप दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? अभी देखिए सक्रियता नहीं हो रही तो बताइए। वॉशिंग पाउडर आ गया है, वॉशिंग पाउडर से आपको धुल देते हैं, पूरा तरोताजा हो जाएंगे आप लोग, वॉशिंग पाउडर से आपको धुल देंगे। तो इसमें गर्मी है, गर्मी में आप जितना नहा लीजिए, जितना पानी में रह लीजिए उतना ही फ्रेशनेस फील होगा। तो आइए इस प्रश्न का आंसर कीजिए। वॉशिंग सोडा है, वॉशिंग सोडा है क्या है वो आप बताना है, आपको बताना है कि वॉशिंग सोडा क्या है। वॉशिंग सोडा क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, ये क्या है भाई, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट को आप खाने वाला सोडा कहते हैं, खाने वाला सोडा कहते हैं। ठीक है, अब ये खाने वाला सोडा है तो वॉशिंग पाउडर तो हो नहीं सकता। उसके बाद सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का मतलब होता है Na2SO4, Na2SO4, ये लग जाएगा आपके साबुन में, ये साबुन में आपके प्रयोग होगा, इसका भी प्रयोग नहीं हुआ। सोडियम कार्बोनेट क्या है, Na2CO3, Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को ही वॉशिंग सोडा या वॉशिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका, जिसे आप निरमा कहते हैं, जिसे आप क्या कहते हैं, निरमा कहते हैं या सर्फ कहते हैं, वही। ठीक है, सर्फ एक्सेल से धुल दो दाग अच्छे हैं, अरे दाग लगाना ही क्यों है जब धुलने हैं तो। ठीक है, विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण क्या होता है भाई, विरंजक चूर्ण को आप लोग ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। इसका क्या सूत्र होता है यार, तो इसका सूत्र क्या करेंगे आप, CaClO2, या इस तरह से देखने को मिल सकता है, या फिर ये आपको CaClO2 इस तरह से देखने को मिल सकता है। दोनों रूपों में आप चाहे जहां चाहे जिस रूप में इसको देख सकते हैं। तो ये कैल्शियम हाइपोक्लोराइड आप कह लीजिए या फिर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड कह लीजिए, दोनों में से दोनों ही कहलाता है, ये दोनों में से दोनों ही कहलाता है। तो ये है विरंजक चूर्ण। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी सारी चीजों के बारे में मैंने आपको बता दिया कि क्यों नहीं होगा। चलिए इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फिगर से। ये जो फिगर है ये कौन से फिगर है, इसको बताना है आपको। प्रतिरोध को किस प्रतीक से जाना जाता है। जो प्रतिरोध होता है दोस्त, एक ये ऐसे धारा प्रवाहित होती है किसी परिपथ में, तो इसमें से जब प्रतिरोध लगा दिया जाता है तो प्रतिरोध इसी रूप में जोड़ दिया जाता है। तो ये होता है प्रतिरोध का सिंबल, ये होता है R यानी कि रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरोध का सिंबल। फिर उसके बाद ये लगा हुआ है तो ये होता है आपका, ये आपका होता है संयोजन की क्रिया। संयोजन की क्रिया होती है। अब ये संयोजन की जो क्रिया है ये आपके बैटरी में ये बताता है कि कौन सा
अगर मैं कहूँ पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज यानी कि आवेश की बात करें, यार हिंदी नहीं आ रही थी हमें। आवेश, ये आवेश बताता है कि कौन सा आवेश किस धारा, किस जगह पर, किस परिपथ में कौन सा आवेश है। तो इसमें ये जो बैटरी होती है आप देखते होंगे उस पर प्लस और माइनस चार्ज दिखता है, प्लस और माइनस चार्ज दिखता है, यानी कि रेड वायर प्लस और ब्लैक वायर हो जाता है माइनस। तो इस तरह से सिंबल बहुत सारे होते हैं, सिंबल के हिसाब से इनको जाना जाता है। तो ये आवेश प्रदर्शित करता है, ठीक। और ये जो प्रकट कर रहा है इस तरह से, तो ये तो धारा को ही प्रवाहित कर रहा है, धारा प्रकट कर रहा है इस तरह से जो जा रहा है। ये धारा की कुंडलित रूप है, धारा का कुंडलित रूप है, ये भी धारा है, ये क्या है, धारा है। और ये क्या है, ये आपको बताना है भाई, ये क्या है, ये आपको बताना है। तो आज पहला प्रश्न मैंने कमेंट में आपको दिया है, तो ये कमेंट करके आप मुझे बताएंगे ये किस चीज का सिंबल है। सबका तो मैंने बता दिया, प्रतिरोध भी बता दिया है और धारा भी बता दिया और यहाँ पे आवेश भी बता दिया, सारी चीजें बता दिया। तो ये ऑप्शन नंबर सी में जो आपको दिख रहा है सिंबल, उस सिंबल का नाम बताइएगा आप लोग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो प्रश्न तो यहीं पर समाप्त हो गया। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और प्यारा लाइक और कमेंट तो बनता ही है रोज, क्योंकि पूर्णतः फ्री क्लास है आप लोगों के लिए। बहुत मेहनत की जा रही है, बहुत मेहनत की जा रही है, तो उसका सिर्फ और सिर्फ इतना सा शुल्क है कि आप कमेंट और लाइक जरूर किया कीजिए। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन प्रश्नों के साथ अगले वीडियो में। तो आज के लिए जय हिंद।